मेरा नाम सुनीता है। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि जाओ जाकर नहा लो, क्योंकि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ये सुनकर मैंने अपनी माँ से हैरत से पूछा कि मुझे कौन देखने आ रहा है, क्योंकि मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी और अभी भी मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया था, क्योंकि हम लोग काफ़ी गरीब थे। गरीबी की वजह से कोई भी हम लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था। जब माँ से मैंने फिर से पूछा कि माँ बताओ तो सही कौन आ रहा है मुझे देखने के लिए, तब माँ कहने लगी तुम्हारे मामा की जान पहचान में है ये लड़का। वह कह रहे थे कि लड़का काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा कमा भी लेता है और उसे हमसे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। ये सुनकर मैंने अपनी माँ से कहा कुछ तो बात ज़रूर है, क्योंकि इतने सालों से मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता आया नहीं। अगर आज ये रिश्ता आया है तो उसे हमारी गरीबी से कोई परेशानी नहीं और साथ में वह हमसे कोई दहेज भी नहीं लेगा। तो माँ कहने लगी तेरे मामा बता रहे थे कि लड़का पढ़ा लिखा है और विदेश में रहता है, उसका यहाँ पे भाई रहता है, उसके माता पिता नहीं है, वह अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा है जो घर को संभाल सके। इसी वजह से उसने भी इतने सालों से किसी से शादी नहीं की। उसकी भी उम्र 35 साल हो चुकी है। तेरे मामा ने ही इस रिश्ते के लिए बात की थी। माँ की ये सारी बातें सुनकर मुझे भी लगा शायद मुझे एक मौका तो ज़रूर देना चाहिए, शायद लड़का अच्छा हो। इसी वजह से मैं चुपचाप नहाने के लिए चली गई और जब नहा कर निकली तो अपने घर को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आज पहली बार मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा लग रहा था और साथ में माँ ने आज घर को भी अच्छे से सजाया था। आज मुझे अपना घर देखकर बहुत खुशी लग रही थी। आज मुझे लग रहा था कि शायद ये रिश्ता पक्का हो जाए। मैं जब किचन में गई तो माँ मेरे लिए और सबके लिए खाना बना रही थी। मुझे देखकर माँ कहने लगी तुम नहा कर आ गई? मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर माँ कहने लगी आज ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी उम्र हो रही है। तुम्हारे मामा भी इस रिश्ते के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। वह भी चाहते हैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि तुम्हारे सर पर तो पिता का हाथ है नहीं। तुम्हारे पिता की मौत के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से घर को और तुम्हें संभाला है। मैं चाहती हूँ तुम एक अच्छे घर में शादी करके चली जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि अब मेरी भी उम्र हो रही है। मैं कब तक तुम्हारी देखभाल करती रहूँगी। यह सब बोलते बोलते माँ रोने लगी। मैंने माँ को चुप कराया और कहने लगी कि आप चिंता न करें, भगवान की कृपा रही तो यह रिश्ता पक्का हो जाएगा। फिर माँ ने आज साड़ी के पल्लू से कुछ पैसे निकाल कर मुझे दिए और कहा कि जाकर आज पार्लर से तैयार होकर आओ, और कहने लगी कि अपने लिए एक अच्छा सूट भी खरीद लेना और आज वही सूट पहनकर लड़के वालों के सामने बैठना। माँ की ये बात सुनकर मैं तो खुश हो गई, क्योंकि आज तक मैंने कभी नया सूट नहीं पहना था और ना ही कभी पार्लर गई थी। हम लोग इतने गरीब थे कि कोई भी हमसे रिश्तेदारी नहीं जोड़ना चाहता था और ना ही कोई हमें शादी ब्याह में बुलाता। मैं हमेशा पुराने कपड़े ही पहनती थी और माँ भी कभी कभी अपने के लिए कुछ भी नहीं लेती थी। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन फिर भी माँ कैसे तैसे करके लोगों के घरों में जाकर काम करके हम दोनों का पेट पाल रही थी। इसी वजह से मैंने खुशी खुशी अपने एक दोस्त को बुलाया और मैं उसके साथ बाज़ार चली गई और अपने लिए एक अच्छा सा सूट लिया और फिर पार्लर भी गई। पार्लर वाली को मैं जानती थी क्योंकि वह मेरी एक दोस्त थी, लेकिन उसे इतना तो पता था कि मैं कभी पार्लर वालर नहीं जाती, इसलिए मुझे देखकर कहने लगी आज तुम यहाँ पर कैसे आ गई। मैंने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया और कहा कि आज कुछ खास मामला है, इस वजह से आज मैं यहाँ आई हूँ। तुम मुझे बस जल्द से जल्द तैयार कर दो और फिर मुझे जल्दी घर भी जाना है, क्योंकि आज मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी, क्योंकि बरसों बाद मेरे लिए कोई रिश्ता आया था। मैं इस वजह से काफ़ी खुश थी। मुझे यहाँ तैयार होकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तैयार होने के बाद जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं अपने आप को देखती ही रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह मैं सच में हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मेकअप नहीं किया था। आज मैंने पहली बार अपने आप को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मुझे देखेगा तो शादी से इनकार नहीं कर पाएगा। मैंने जल्दी से पार्लर वाली को पैसे दिए और अपने घर के लिए रवाना हो गई। जब मैं दरवाजे में घुसी तो मेरी माँ मुझे देखते ही रह गई। वह खड़ी होकर मेरी बलाएं उतारने लगी और कहने लगी मेरी बेटी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। माँ
माँ ने मुझे गले से लगा लिया। फिर मैंने माँ से आशीर्वाद लिया। कुछ देर बाद मामा भी घर आ गए। मामा भी मुझे देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, आज तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तुम्हें तो आज अपनी नज़र उतारनी चाहिए, आज तो लड़के वाले तुम्हें देखकर हाँ कर ही डालेंगे। ये बात बोलकर हम सब लोग हंसने लगे। अब शाम हो गई थी और लड़के वालों का आने का भी समय हो गया था। माँ ने लड़के वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। वह सब हम लोगों ने बाहर टेबल पर लगा कर रख दिए और कुछ देर के बाद ही लड़के वाले भी आ गए। लड़के वालों की तरफ से एक लड़का था और उसका छोटा भाई था और साथ में एक औरत भी थी जो उसकी दूर के रिश्तेदार की आंटी थी। लड़के वालों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। हम लोग बेशक गरीब थे लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आज तो पार्लर में जाकर मेकअप भी करके आई थी तो मेरी खूबसूरती निखर के आ रही थी। उन लोगों ने कह दिया था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए और ये शादी भी बहुत सिंपल करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करना चाहते हैं। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी लेकिन मैं नज़र उठाकर उस लड़के की तरफ नहीं देख पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे तो मैंने एक नज़र उठाकर लड़के को देखा तो मैं उसे देखते ही रह गई। वह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उसे तो पहली बार देखकर मुझे तो प्यार हो गया। लड़के की जो आंटी थी उन्होंने पहले ही बता दिया था कि लड़का विदेश में रहता है और वह शादी करके विदेश चला जाएगा और लड़की को यहीं उसके देवर के साथ अकेले रहना पड़ेगा। तो मेरी माँ कहने लगी कि हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं, बस हमें एक बार अपनी बेटी से पूछना चाहते हैं। जब माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। लड़के का नाम विहान था। कुछ दिनों के बाद मेरी और विहान की शादी हो गई। शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई तो मैं अपना घर देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह गई क्योंकि मेरा ससुराल काफ़ी बड़ा था, मेरे घर से भी इतना बड़ा जिसमें कई लोग रह सकते थे। सारी रस्में मेरे देवर ने की थी। मेरा देवर भी काफ़ी अच्छा था। वह तो मेरा शुरू से ही ख्याल रख रहा था और मेरा पति भी मुझसे काफ़ी प्यार करता था। मेरे सास ससुर तो थे नहीं, इस वजह से मुझे कोई चिंता भी नहीं थी। मैं घर का जल्दी काम करके अपने पति का शाम को इंतज़ार करती। शाम को जब काम से घर आते तो हम दोनों मिलकर काफ़ी बातें करते। मेरे पति को भी मुझसे अब काफ़ी मोहब्बत हो गई थी। वह भी मेरे बिना अब एक पल नहीं रह सकते थे लेकिन उन्हें काम के सिलसिले से विदेश जाना था और उनके जाने का भी वक्त आ चुका था। जाने से पहले मैं बहुत रो रही थी। मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं, लेकिन मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मेरे भाई के साथ यहाँ रहना पड़ेगा। मैं जल्द से जल्द यहाँ वापस आ जाऊँगा। और साथ में मेरे देवर को भी कहा तुम अपनी भाभी का पूरा अच्छे से ख्याल रखना। तब मेरे देवर ने कहा भाई अब चिंता न करें, मैं अपनी भाभी का पूरा अच्छे से ख्याल रखूँगा, आपकी कोई कमी महसूस नहीं होने दूँगा। फिर शाम को हम दोनों से अलविदा होकर वह विदेश चले गए। विदेश जाने के बाद मैं फ़ोन पर उनसे काफ़ी बात करती और उन्हें कहती कि मुझे उनके बिना यहाँ नहीं रहना, वह मुझे भी ले जाएं। लेकिन वह मुझे बहुत समझाते, कहते कि तुम्हें भी समझना पड़ेगा, मेरा भाई वहाँ रहता है, तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा और उसका ख्याल रखना पड़ेगा और जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। पति के जाने के बाद मैं और मेरा देवर घर पर अकेले पड़ गए थे। धीरे धीरे मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी लेकिन वक्त के साथ मुझे अब आदत लग चुकी थी। अब घर के कामों में मेरा देवर काफ़ी मदद करता था। मेरे देवर का नाम मोहन था। वह पढ़ने में काफ़ी होशियार था। उसकी उम्र 15 से 16 साल थी। दिखने में भी काफ़ी आकर्षित था। वह मेरा घर पर बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। घर के कामों में भी मेरी खूब मदद किया करता। मुझे मेरे देवर के साथ घर पर रहते अब 6 महीने से ज़्यादा हो चुका था। कभी कभी माँ भी मुझसे मिलने के लिए घर आ जाती और इसी तरह हमारा वक्त कट रहा था। मुझे सब कुछ अपनी ज़िंदगी में ठीक लग रहा था। ऐसा लग रहा था अब ज़िंदगी में कोई चीज़ की परेशानी ही नहीं है। पति भी अच्छा कमाता था और प्यार भी बहुत करता था और साथ में सास ससुर भी कोई टेंशन नहीं थी। सिर्फ एक देवर था, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। बचपन से ही मुझे सिलाई कढ़ाई का सिखाई थी। इसी वजह से मैंने घर पर लोगों का सूट सिलना शुरू कर दिया ताकि वक्त कर रह सके और हाथ में 2 पैसे भी आ सके। इन पैसों से मैं अपनी माँ की मदद किया करती। मैंने अपनी माँ को भी काम करने से मना कर दिया था। मेरी माँ की भी अब उम्र हो चुकी थी। अब वह कब तक यूँ घर पे जाकर लोगों के काम करके अपना पेट पालती। लेकिन फिर एक रात मेरा देवर रात को उठकर मेरे कमरे में आया और कहने लगा भाभी मुझे आपके साथ सोना है, मुझे अपने साथ सुला लें। मुझे लगा कि उसने शायद कोई सपना देखा होगा, इस वजह से वह
बहुत डर गया है। इस वजह से मैंने उसे अपने साथ सुला लिया। मैं तो उसे बच्चा समझती थी, लेकिन मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। जब मैं अपने साथ सुलाती तो मैं गहरी नींद में सो जाती और जब सुबह उठती तो अपने कामों में लग जाती। मेरा देवर घर के कामों में मेरी खूब मदद किया करता और जब मैं थक जाती तो वह मेरे लिए दूध ले आता और कहता कि भाभी ये दूध पी लो, हल्दी वाला दूध आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं भी खुशी खुशी वह दूध पी लेती और अपने कमरे में सोने चली जाती। लेकिन सोने जाने के बाद ही मेरा देवर फिर मेरे दरवाजे पर आकर खटखटाता और कहता कि भाभी मुझे आपके साथ सोना है, मुझे अपने कमरे में डर लगता है। मैं उसे बच्चा समझकर अपने साथ सुलाने लगी, लेकिन फिर जब रात होती तो मुझे कब नींद आती मुझे कुछ मालूम नहीं और जब सुबह उठती तो मेरा पूरा बदन दर्द से कांप उठता। मैं सोचती कि शायद दिन भर काम करने की वजह से या मुझे थकान हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे खूब नींद आती है। यह भी कुछ मालूम नहीं रहता था और साथ में मेरा शरीर भी दर्द करने लगता। इस वजह से मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब रोज़ की तरह मेरा देवर मेरे साथ कमरे में सोने लगता और कहता कि मुझे आपके साथ सोना है और मैं ना भी नहीं कह पाती, क्योंकि वह तो सिर्फ एक छोटा बच्चा था। इस वजह से मैं उसे अपने साथ सुला लेती। उसका भाई भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ कर गया था। अगर उसको कल को कुछ हो जाए तो मैं अपने पति को क्या कहती। इस वजह से मैं उसे चुपचाप अपने कमरे में सुलाती। लेकिन जब सुबह उठती तो मेरा शरीर पूरा दर्द से कड़कड़ाता, मानो जैसे किसी ने मेरे साथ कुछ किया हो। लेकिन मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगी और जब मैं अपनी माँ से बात करती तो मेरी माँ कहती कि तू यहाँ पर आ जा और कुछ दिन रह कर चली जाना। लेकिन मैं ना कर देती। मैं कहती कि मेरा देवर अकेले घर पर नहीं रह पाएगा, इस वजह से मैं अगर आऊँगी तो शाम को घर वापस आ जाऊँगी। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन तू आ तो सही, यहाँ पर मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लेती हूँ। माँ के कहने पर मैं दूसरे दिन ही उस डॉक्टर के पास मिलने चली गई और दिखाने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि थकावट की वजह से तुम्हें ऐसा कुछ हो रहा है, नॉर्मल बात है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इस वजह से दवा लेकर जब मैं घर वापस आ रही थी तो वही पार्लर वाली दोस्त मुझे मिली। वह देखकर मुझे मुस्कुरा रही थी। यह देखकर माँ कहने लगी, जा बेटा, आज तू अपने दोस्त से मिल ले, मैं घर चली जाती हूँ, तू सीधा घर पर आ जाना। बहुत वक्त के बाद तो यहाँ पर आई है, अपने दोस्तों से भी मिल ले। माँ के कहने पर मैं उस पार्लर वाली दोस्त के पास मिलने के लिए उसके पार्लर में चली गई। लेकिन कुछ वक्त के बाद हम दोनों में काफ़ी अच्छी बात हुई। फिर वह मुझे कहने लगी, तुमने तो बहुत अच्छी जगह पर शादी कर ली, अब तुम्हारी सारी परेशानी भी दूर हो गई। मैंने कहा कि हाँ। फिर वह कहने लगी, फिर तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो तुम इस तरीके का काम कर रही हो। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैं पूछने लगी कि तुम क्या कह रही हो, मैं कौन सा ऐसा काम कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ सिलाई का काम करती हूँ ताकि अपनी माँ की मदद कर सकूँ। फिर वह कहने लगी, नहीं नहीं, मैं यह काम की बात नहीं कर रही जो तुम फेसबुक पर यह सब छोड़ती हो, मैं उसके बारे में कह रही हूँ। मुझे उसकी कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती तो उसके पार्लर में एक कस्टमर आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने उसके सामने ये बात करनी सही नहीं समझी और उससे अलविदा होकर घर चली गई। घर जाकर मैं अपनी माँ से भी मिली और माँ से मिलने के बाद मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल जब आई तो मैं यही बात सोच रही थी और ये सोचते सोचते काफ़ी परेशान हो रही थी कि वह पार्लर वाली दोस्त आखिर क्या कह रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से ये रोज़ सुबह मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, वह भी मुझे कुछ मालूम नहीं कि किस वजह से हो रहा है। मैं इतना काम तो नहीं करती जिसकी वजह से मुझे इतनी थकावट हो। लेकिन फिर रात को मेरा देवर मेरे कमरे में आया और मुझे एक दूध का गिलास दिया और वह दूध का गिलास पीकर मैं कब सो गई मुझे कुछ मालूम ही नहीं। और फिर जब सुबह हुई तो मेरे पूरे शरीर में दर्द, ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई रोज़ मेरे साथ कुछ कर रहा हो। लेकिन ये मैं किसे कहती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह यही सोचते सोचते मैं घर के कामों में लग गई थी और मैं काफ़ी परेशान हो रही थी। मैं अपने पति को इस बारे में क्या बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन सब बातों में बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी कि फिर मैंने सोचा कि कुछ वक्त से रोज़ मेरा देवर मेरे साथ सोने की ज़िद करता है। पहले तो वो अकेला सोता था और आजकल तो वह रोज़ रात को घर लेट आता
आता है और पता नहीं किन संगत के साथ वह रह रहा है। और ऊपर से जब वह मेरे साथ सोता तो सुबह मुझे दर्द होता। इससे पहले तो ये दर्द भी कभी हुआ नहीं था। और आज वह पार्लर वाली भी मुझे यह सब बातें कह रही थी। इन्हीं सब बातों में उलझी हुई थी कि मैंने सोचा कि आज रात को मैं यह राज जानकर ही रहूँगी। शाम को जब मेरे पति की कॉल आई तो मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से तुम जल्द से जल्द यहाँ वापस आ जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह सुनने के बाद उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास काम ख़त्म करके जल्द ही आ जाऊँगा, लेकिन अभी तुम्हें अपना और मेरे भाई का ख्याल रखना होगा। मैं यह सुनकर आगे अपने पति को कुछ बोल नहीं पाई थी, इस वजह से मैं चुप हो गई। उसके बाद जब रात हुई तो मैंने अपने कमरे में अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके छुपा दिया। फिर जब मेरा देवर कमरे में आया और वही दूध का गिलास दिया तो मैं उस दूध का गिलास को खुशी खुशी पी लिया, क्योंकि मुझे भी सुबह से काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। लेकिन उस दूध को पीने के बाद मैं कब सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं। जब सुबह हुई तो वही दर्द फिर से शुरू हो गया। लेकिन जब मैंने बगल में देखा तो मेरा देवर आज साथ नहीं सो रहा था। मैं ये देखकर हैरान थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुरंत मोबाइल के कैमरे की वीडियो ऑन करके देख लेती हूँ आखिर माजरा क्या है। लेकिन जब मैंने वह वीडियो देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा 15 साल का देवर इस तरीके की हरकत कर सकता था। किसको क्या कहती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मानो जैसे अभी मैं अपने देवर को जाकर मार दूँ। मैंने तुरंत उठी और वह वीडियो लेकर अपने देवर के कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि वही मेरी दोस्त पार्लर वाली है। मैंने उससे हैरानी से पूछा कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। उसने कहा कि मेरा नंबर उसने मेरी माँ से लिया है। तो मैंने फिर से उसका हालचाल पूछने लगी, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर पर एक वीडियो भेजी। इस वीडियो को देखकर मैं काफ़ी शौक हो गई। इस वीडियो में मैं थी और मेरे साथ एक लड़का था। वह लड़का कौन था वह मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर उसने बताया कि तुम्हारा फेसबुक पर एक अकाउंट है और उसमें तुम इस तरह की बहुत सारी अश्लील वीडियो डालती हो, और यही बात उस दिन मेरे साथ कह रही थी। मैं ये सब सुनकर सुन पड़ गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ इतना गलत हो सकता है। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि यह सब मेरे देवर ने किया है। उसने अपना चेहरा छुपा लिया और मेरी वीडियो डाल दी। इस तरीके का काम करके वह अलग अलग साइड में डालकर खूब पैसा कमा रहा है। यह सब सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैं तुरंत अपने देवर के कमरे में चली गई। तब मेरा देवर आराम से सो रहा था। मैंने उसे गुस्से से जगाया और कहा कि यह तुमने क्या किया, तुम ये करते समय शर्म नहीं आई। तो वह कहने लगा कि भाभी मैंने आखिर किया क्या है, आप ये सब क्या कह रही हैं। मैंने जब उसे वीडियो दिखाई तो उसके होश उड़ गए। वह चुपचाप बैठ गया। मैंने उसे कहा कि तुमने हमारे बीच की एक डोर को तोड़ दिया है। तुम्हारे भाई को अब मैं इस बारे में क्या बताऊंगी। मैंने कहा कि अब मुझे समझ में आ रहा है तुम रोज़ रात को मेरे साथ सोने की ज़िद क्यों करते थे और रोज़ रात को दूध का गिलास पीने क्यों देते थे ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और तुम मेरी इस बात का फ़ायदा उठा सको और मेरे साथ गलत संबंध बना सको। मैं बहुत चिल्ला रही थी। मैं कह रही थी कि मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ और तुमने मेरे साथ यह सब किया। जब तुम्हारे भाई को यह सब पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। यह सुनकर वह कहने लगा कि भाभी आप प्लीज़ भाई को कुछ मत बताइएगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं ये सब कहकर उसके कमरे से जा चुकी थी। अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी। मुझे बहुत घुटन भी हो रही थी। अब मुझे डर भी लग रहा था कहीं वह मेरे साथ अब और गलत ना कर ले। इसी वजह से मैंने तुरंत अपने पति को फिर फ़ोन लगाया और उसे कहा कि वह फ़ौरन यहाँ पर आ जाए। अब मैं उसके बगैर यहाँ पर नहीं रह सकती। मेरी तबीयत अब बहुत ख़राब हो रही है। ये सुनकर वह कहने लगा कि अचानक तुम्हें क्या हुआ। मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम सिर्फ यहाँ आ जाओ। ये सुनकर वह कहने लगा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, और यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। शाम को जब मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मैं तुरंत दरवाज़ा खोलने गई तो वहाँ पर मैंने अपने पति को देखकर दंग रह गई। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वह इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन जब मैंने उसे पूछा तो कहने लगा कि वह मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से बीमार चल रही थी, और जब अपने पति को कहती तो वह यही कहता कि काम ख़त्म करके वह जल्द से जल्द वापस घर आएगा।
मैं अपने पति को देखकर काफ़ी खुश थी। मैं उसके सीने से लगकर खूब रोने लगी, लेकिन उन्हें मैंने कुछ नहीं बताया कि उनके भाई ने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि अगर मैं सच बताती तो भाई भाई का रिश्ता खराब हो जाता। इसी वजह से मैं चुप रह गई। जब मेरा पति अपने छोटे भाई से मिला तो उससे भी मिलकर बहुत खुश हुआ, लेकिन मेरा देवर इस बात से काफ़ी परेशान था। उसे लगा कि कहीं मैं सच्चाई उसके भाई को बता दूंगी, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अब अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। यह करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे आगे वह हाथ पैर जोड़कर रोने लगा, लेकिन अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा था। अब हम लोग एक ही घर के नीचे रहते थे, लेकिन मैंने अपने देवर को कभी दिल से माफ़ नहीं किया था। मैंने अपने भगवान का शुक्रिया किया कि मुझे वक्त रहते ही इस बात का पता चल गया, नहीं तो मेरे साथ और भी गलत हो सकता था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।